एक आदमी था जो 20 साल से धूम्रपान कर रहा था। उसने इसे छोड़ने के लिए हर संभव कोशिश की, निकोटीन पैच, थेरेपी, दवा, यहाँ तक कि सम्मोहन भी। उसने इस आदत से लड़ने में हजारों डॉलर और अपनी जिंदगी के कई साल लगा दिए। फिर वह काम के सिलसिले में जापान गया और एक बूढ़े साधु से मिला जिसने उसे कुछ ऐसा सिखाया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। 3 महीने के अंदर उसने पूरी तरह से धूम्रपान छोड़ दिया और इसके लिए उसे किसी दबाव या इच्छाशक्ति की जरूरत नहीं पड़ी। साधु ने उसे एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो सच होने के लिए बहुत आसान लग रहा था। क्या होगा अगर बुरी आदतों को छोड़ने के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वो उल्टा हो? क्या होगा अगर आदतों से लड़ने का काम ही उन्हें ताकत दे? क्या होगा अगर आदतों को बिना किसी थकाऊ लड़ाई के, बिना लगातार इच्छाशक्ति के और कोशिशों और असफलताओं के अंतहीन चक्र के बिना स्वाभाविक रूप से छोड़ने का कोई तरीका हो? जापानियों ने मानव स्वभाव के बारे में कुछ ऐसा समझा है जिसे हम पश्चिम में अभी जानना शुरू ही कर रहे हैं। वे आदतों को दुश्मन नहीं मानते जिन्हें हराना है। वे खुद पर बल प्रयोग करने में यकीन नहीं रखते। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा कोमल तरीका विकसित किया है जो आपके दिमाग के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं, और नतीजे खुद ब खुद बयान करते हैं। बल प्रयोग की समस्या। पश्चिमी देशों में बदलाव के लिए हम हर जगह यही पैटर्न देखते हैं। हम जनवरी में जिम जाते हैं और कड़ा वर्कआउट प्लान बनाते हैं, लेकिन फरवरी में हार मान लेते हैं। हम डिजिटल डिटॉक्स के नाम पर सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं। हम बड़े बड़े वादे करते हैं और असंभव मानक तय करते हैं, लेकिन जब हम असफल हो जाते हैं तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। जापानी दृष्टिकोण बिल्कुल अलग विचार से शुरू होता है। आदतों को दुश्मन के तौर पर देखने की बजाय वे उन्हें पैटर्न के तौर पर देखते हैं, जिनका कभी कोई उद्देश्य रहा है। हर आदत, चाहे वह कितनी भी बुरी क्यों न हो, किसी समस्या के समाधान के तौर पर शुरू होती है। तनाव में सिगरेट पीने वाले को सिगरेट से सुकून मिलता है। रात में ज्यादा खाने वाले को खाने से सुकून मिलता है। इसे समझने से सब कुछ बदल जाता है। एक जापानी भिक्षु था जो गुस्से से जूझता था। हर दिन छोटी छोटी बातें उसे परेशान करती थीं और फिर वह अपने छात्रों पर भड़क उठता था। उसने अपने गुस्से को काबू करने के लिए हर संभव कोशिश की। वह घंटों ध्यान लगाता था, मंत्रों का जाप करता था, कई दिनों तक उपवास भी करता था। कुछ भी काम नहीं आया। वह जितना गुस्से से लड़ता था, वह उतना ही मजबूत होता जाता था। फिर एक बुजुर्ग भिक्षु ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने कहा, गुस्से से छुटकारा पाने की कोशिश करना बंद करो। इसके बजाय इसके बारे में जानने की कोशिश करें। इसे ऐसे देखें जैसे आप आसमान में बादल को गुजरते हुए देखते हैं। जब यह आता है तो ध्यान दें कि यह आपके शरीर पर कैसा असर करता है, इसके साथ क्या विचार आते हैं। लेकिन इसे जज न करें या इससे लड़े नहीं, बस देखें। युवा भिक्षु को संदेह था कि यह काम करेगा, लेकिन उसने यह तरीका आजमाया। जब गुस्सा आता तो उसे दबाने के बजाय वह चुपचाप खुद से कहता, अंग। वह महसूस करता कि यह उसके शरीर में कहाँ रहता है, आमतौर पर उसके सीने में गर्मी और जबड़े में खिंचाव के रूप में। वह उन विचारों को नोटिस करता जो इसे भड़काते हैं, अक्सर ऐसी कहानियां कि चीजों को कैसे अलग होना चाहिए। कुछ हफ्तों के भीतर कुछ आश्चर्यजनक हुआ। गुस्सा अपनी ताकत खोने लगा। बिना किसी निर्णय के इसे देखने से उसने अपने और उस भावना के बीच एक दूरी बना ली थी। वह गुस्से को महसूस कर सकता था, लेकिन उसके द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकता था। अंततः गुस्सा कम बार आया। नश्वरता को समझना। यह सिद्धांत आदतों को छोड़ने के जापानी दृष्टिकोण का आधार है। वे समझते हैं कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, जिसमें लालसा और आग्रह भी शामिल हैं। जब आप वास्तव में इसे समझ जाते हैं तो यह सब बदल देता है। सिगरेट की वह सख्त जरूरत खत्म हो जाएगी। फोन चेक करने की तीव्र इच्छा गायब हो जाएगी। शराब की तलब लहर की तरह आएगी और जाएगी। गौर करें कि ज्यादातर लोग तलब को कैसे हैंडल करते हैं। जब कोई मीठा खाने की इच्छा करता है तो वह या तो तुरंत हार मान लेता है या फिर ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। दोनों ही तरीके इस इच्छा को एक इमरजेंसी की तरह लेते हैं जिसका समाधान करना जरूरी है। जापानी तरीका तीसरा तरीका सुझाता है, इच्छा को स्वीकार करें, उसे पूरी तरह महसूस करें, लेकिन उस पर अमल न करें। इस तकलीफ के साथ ऐसे बैठे जैसे आप किसी परेशान दोस्त के साथ बैठते हैं। उसके साथ मौजूद रहें, लेकिन उसे ठीक करने की कोशिश न करें। टोक्यो के एक व्यापारी ने अपनी 20 साल पुरानी धूम्रपान की लत को छोड़ने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया। उसने अपनी सिगरेट को फेंकने की बजाय उसे अपनी मेज पर रख दिया।
जब भी उसे धूम्रपान की इच्छा होती, वह एक सिगरेट उठाता, उसे पकड़ता, सूंघता और पूरी तरह से उस इच्छा को महसूस करता। फिर वह 10 मिनट के लिए टाइमर सेट कर देता और खुद से कहता कि जब वह बचती है तो वह धूम्रपान कर सकता है। उन 10 मिनटों के दौरान उसने न तो अपना ध्यान भटकाया और न ही इच्छा को रोका। वह बस उसके साथ बैठा रहा और देखता रहा कि कैसे वह एक लहर की तरह उसके शरीर में घूम रही है। उन्होंने देखा कि यह 3 मिनट के आसपास सबसे ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। 10 मिनट बीतने तक इसकी तीव्रता इतनी कम हो जाती है कि वह धूम्रपान न करने का फैसला कर लेते हैं। यह इच्छा शक्ति के बारे में नहीं था, यह लालसा की प्रकृति को समझने के बारे में था। वे उस समय स्थायी लगती हैं, लेकिन वास्तव में वे बहुत कम समय के लिए होती हैं। अधिकांश लालसाएं अपने सबसे प्रबल रूप में 3 से 5 मिनट के बीच रहती हैं। यदि आप उस लहर को बिना खींचे पार कर सकते हैं, तो आप कुछ शक्तिशाली पाते हैं। आप अपनी लालसाएं नहीं हैं, आप वह जागरूकता हैं जो उन्हें देखती है। काइज़ेन की कला। जापानियों में काइज़ेन नामक एक और अवधारणा है, जिसका अर्थ है निरंतर छोटे सुधार। पश्चिमी संस्कृति नाटकीय परिवर्तनों को पसंद करती है। हम रातों रात सोफे पर बैठे आलू से मैराथन धावक बनना चाहते हैं। हम अपनी सभी बुरी आदतों को एक साथ छोड़ना चाहते हैं और अगले सोमवार तक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बनना चाहते हैं। यह सब या कुछ भी नहीं सोच हमें असफलता के लिए तैयार करती है। काइज़ेन इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाता है। एक बार में सब कुछ बदलने की कोशिश करने के बजाय आप एक समय में 1% बदलते हैं। यदि आप हर रात 4 घंटे टीवी देखने की आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो आप अचानक उसे पूरी तरह से छोड़ नहीं देते। आप इसे 5 मिनट कम कर दीजिए, बस कल से आज 5 मिनट कम। पश्चिमी दिमाग को यह अपमानजनक रूप से छोटा लगता है। हम बड़े बदलाव चाहते हैं और हम उन्हें अभी चाहते हैं, लेकिन यह गलतफहमी है कि मस्तिष्क वास्तव में कैसे बदलता है। आदतों को सहारा देने वाले मस्तिष्क के रास्ते सालों या दशकों में बनते हैं। उन्हें रातों रात नष्ट नहीं किया जा सकता, उन्हें धीरे धीरे फिर से जोड़ना होगा, और यह छोटे छोटे लगातार कार्यों के माध्यम से होता है। क्योटो की एक महिला ने अपनी खरीदारी की लत को तोड़ने के लिए काइज़ेन का उपयोग किया। उसने अपने क्रेडिट कार्ड नहीं काटे या हमेशा के लिए खरीदारी बंद करने का वादा नहीं किया। उसने कोई भी ऑनलाइन खरीदारी करने से पहले 1 दिन का इंतजार करना शुरू किया। अगर उसे 24 घंटे के बाद भी वह वस्तु चाहिए, तो वह उसे खरीद सकती थी। इस छोटे से बदलाव ने उसे तुरंत खरीदने की आदत को तोड़ना शुरू कर दिया। 1 महीने के बाद उसने प्रतीक्षा अवधि को 2 दिन तक बढ़ा दिया, फिर 3। 6 महीने के भीतर वह किसी भी खरीदारी से पहले पूरे 1 हफ्ते तक इंतजार कर रही थी, और तब तक उसने पाया कि उसे शायद ही कभी वह वस्तु चाहिए। यह क्रमिक दृष्टिकोण काम करता है क्योंकि यह मस्तिष्क के अलार्म सिस्टम को सक्रिय नहीं करता है। जब आप नाटकीय परिवर्तन करते हैं, तो आपका तंत्रिका तंत्र इसे खतरे के रूप में देखता है और प्रतिरोध को सक्रिय करता है। आप इसे अत्यधिक लालसा, चिंता और परिचित पैटर्न पर लौटने की लगभग असंभव इच्छा के रूप में अनुभव करते हैं। लेकिन छोटे बदलाव रडा से बच जाते हैं। मस्तिष्क उन्हें खतरे के रूप में नहीं देखता है, इसलिए कोई बड़ा प्रतिरोध नहीं होता है। प्रतिस्थापन की शक्ति। इकिगाई की अवधारणा भी है आपके अस्तित्व का कारण। कई आदतें हमारे जीवन में खाली जगह भरने के लिए बनी रहती हैं। हम धूम्रपान करते हैं क्योंकि हम तनाव में होते हैं। हम अधिक खाते हैं क्योंकि हम अकेले होते हैं। हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं क्योंकि हम ऊब जाते हैं। जब तक हम वास्तविक अंतर्निहित आवश्यकता को संबोधित नहीं करते, तब तक आदत को छोड़ना एक खाली जगह छोड़ देता है जिसे भरने की आवश्यकता होती है। जापानी दृष्टिकोण कहता है कि वास्तव में आपके जीवन को क्या अर्थ देता है, उसे खोजें और धीरे धीरे विनाशकारी आदत को किसी ऐसी चीज से बदले जो आपके इकिगाई से मेल खाती हो। यह केवल एक चीज को दूसरी से बदलने के बारे में नहीं है, यह पता लगाने के बारे में है कि आप वास्तव में आदत के माध्यम से क्या खोज रहे हैं और उस आवश्यकता को पूरा करने का एक वास्तविक तरीका खोजें। एक प्रोग्रामर जो हर शाम बहुत अधिक शराब पीता था, उसने आत्मनिरीक्षण के माध्यम से पाया कि वह शराब का आदी नहीं था। वह काम के तनाव से निजी समय में बदलाव के लिए शराब का आदी था। गियर बदलने के लिए शराब उसका अनुष्ठान था। यह समझने के बाद उन्होंने एक नया बदलाव का नियम बनाया। वे आरामदायक कपड़े पहनते, चाय बनाते और 10 मिनट तक किसी ऐसी चीज का स्केच बनाते जो उन्हें बचपन में पसंद थी लेकिन सालों से इस्तेमाल नहीं की थी। यह सिर्फ एक आदत को दूसरी से बदलना नहीं था, यह गहरी जरूरत को समझना और उसे अपने मूल्यों के हिसाब से पूरा करना था। स्केचिंग ने उन्हें अपने रचनात्मक हिस्से से फिर से जोड़ा। जैसे जैसे यह सकारात्मक पैटर्न मजबूत होता गया, शराब की लत अपने आप कमजोर होती गई। आत्म करुणा का अभ्यास।
जापानी लोग शर्म और आत्मा आलोचना के बारे में भी कुछ अहम बातें समझते हैं। पश्चिम में हम अक्सर खुद से तीखी बातें करके खुद को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। जब हम गलती करते हैं तो हम खुद को कमजोर कहते हैं। हम शर्म को चाबुक की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि खुद को आगे बढ़ा सकें। लेकिन शर्म से स्थायी बदलाव नहीं आता। यह विद्रोह और आत्म विनाश का एक चक्र बनाता है। जब आप अपनी किसी आदत के लिए खुद को शर्मिंदा करते हैं तो आप एक आंतरिक विभाजन पैदा करते हैं। आपका एक हिस्सा कठोर आलोचक बन जाता है और एक हिस्सा विद्रोही बच्चा बन जाता है। ये हिस्से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, जिससे बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद होती है, जिसका इस्तेमाल वास्तविक बदलाव के लिए किया जा सकता है। जापानी दृष्टिकोण आत्म करुणा पर जोर देता है। जब आप गलती करते हैं तो आप अपने आप से वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे आप एक अच्छे दोस्त के साथ करते हैं जो संघर्ष कर रहा है, दया, समझ और फिर से प्रयास करने के लिए कोमल प्रोत्साहन के साथ। यह बहाने बनाने या जिम्मेदारी से बचने के बारे में नहीं है। यह पहचानने के बारे में है कि स्थायी परिवर्तन आत्म स्वीकृति से आता है, आत्म घृणा से नहीं। आप खुद से नफरत करके वह नहीं बन सकते जिससे आप प्यार करते हैं। आप केवल बुनियादी आत्मसम्मान और करुणा की नींव से ही आगे बढ़ सकते हैं। भावनात्मक खाने से जूझ रही एक शिक्षिका ने वर्षों तक असफल आहार के बाद इस सिद्धांत की खोज की। हर बार जब वह कुछ गलत खाती तो वह खुद को कठोर शब्दों से सजा देती। इससे उसे और बुरा लगता, जिससे वह और अधिक भावनात्मक रूप से खाने लगती। यह एक अंतहीन चक्र था। उसने एक नए प्रकार की आत्म स्वीकृति का अभ्यास करना सीखा। जब वह अधिक खा लेती तो आलोचना करने के बजाय वह बिना किसी निर्णय के बस लिखती कि क्या हुआ, मैंने अपने शरीर की आवश्यकता से अधिक खा लिया। यह एक तथ्य है, नैतिक दोष नहीं। फिर वह उत्सुक होती। खाने से पहले वह कैसा महसूस कर रही थी, वह किस आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। शर्म से मुक्त इस कोमल पूछताछ ने उसे पैटर्न को पहचानना शुरू कर दिया। जब उसे काम पर कमतर महसूस होता था, जब वह वीकेंड पर अकेला महसूस करती थी, जब वह पैसे को लेकर चिंतित होती थी, तो वह ज्यादा खा लेती थी। इस जागरूकता के साथ वह केवल लक्षणों से लड़ने या नए हिस्से बनाने के बजाय वास्तविक समस्याओं को संबोधित करना शुरू कर सकती थी। जापानी प्रणाली यह भी जानती है कि आदत को छोड़ना वास्तव में कुछ तोड़ना नहीं है, ये कुछ नया बनाना है। आप पुराने पैटर्न को नष्ट नहीं करते बल्कि उससे आगे बढ़ते हैं। जिस तरह एक पेड़ बाढ़ के चारों ओर तब तक बढ़ता है जब तक कि बाढ़ अप्रासंगिक न हो जाए, उसी तरह आप नए पैटर्न विकसित करते हैं जो पुराने को अनावश्यक बना देते हैं। यही कारण है कि जापानी नकारात्मक दिनचर्या को खत्म करने के बजाय सकारात्मक दिनचर्या बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जानते हैं कि प्रकृति शून्यता से नफरत करती है। यदि आप किसी आदत को बिना किसी सार्थक चीज के बस यूं ही छोड़ देते हैं तो आप एक अस्थिर स्थिति पैदा करते हैं। पुराना पैटर्न वापस आने की संभावना है क्योंकि यह किसी कार्य को पूरा करता है, भले ही वह कार्य केवल समय काटने या परिचित आराम प्रदान कार्य को पूरा करता है, भले ही वह कार्य केवल समय काटने या परिचित आराम प्रदान करने के लिए हो। आदतों को जंगल में चलने वाले पुराने रास्तों की तरह समझें। आप एक ही रास्ते पर इतनी बार चल चुके होते हैं कि रास्ता साफ और चलने में आसान होता है। अगर रास्ता आपको किसी ऐसी जगह ले जाए जहां आप जाना नहीं चाहते, तो भी आपके पैर स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करते हैं क्योंकि यह सबसे कम अवरोध वाला रास्ता है। आप उस रास्ते को मिटा नहीं सकते, लेकिन आप एक नया रास्ता बना सकते हैं। शुरुआत में नया रास्ता कठिन होता है। आपको शाखाओं को धक्का देकर अपरिचित जमीन पर सावधानी से कदम रखना होता है। इसके लिए सचेत प्रयास और ध्यान की आवश्यकता होती है, लेकिन हर बार जब आप नए रास्ते पर चलते हैं तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। घास रौंद दी जाती है, जड़ें साफ हो जाती हैं। इस बीच पुराना रास्ता जिसका उपयोग नहीं किया गया उगना शुरू हो जाता है। अंततः नया रास्ता स्वाभाविक रूप से आसान विकल्प बन जाता है। मस्तिष्क के रास्ते बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। आप कुछ कनेक्शनों का जितना अधिक उपयोग करते हैं वे उतने ही मजबूत होते जाते हैं। आप दूसरों का जितना कम उपयोग करते हैं वे उतने ही कमजोर होते जाते हैं। बदलाव इच्छा शक्ति से नहीं होता, यह दोहराव से होता है। यह धैर्यपूर्वक नए रास्ते पर बार बार चलने से होता है जब तक कि यह अपने आप न हो जाए। सोशल मीडिया की लत से जूझ रहे एक व्यक्ति ने इस सिद्धांत को बहुत ही स्मार्ट तरीके से लागू किया। अपने सभी ऐप्स को डिलीट करने और इच्छाशक्ति पर निर्भर रहने के बजाय उसने एक नई सुबह की दिनचर्या बनाई। उसने अपने बिस्तर के बगल में एक किताब रखी जहां उसका फोन आमतौर पर रखा जाता था। सुबह उठकर तुरंत फोन उठाने की बजाय वह एक पन्ना पढ़ता था। यह काम करने के लिए बहुत आसान लगता था, लेकिन यही कारण था कि यह काम करता था। एक पन्ना पढ़ना इतना आसान था कि उसे कभी भी इसमें कोई रुकावट महसूस नहीं हुई, और एक पन्ना पढ़ने के बाद उसे और पढ़ने का मन करता था। एक महीने के अंदर वह हर सुबह 30 मिनट तक पढ़ने लगा।
फोन स्क्रॉल करना जबरदस्ती बंद नहीं हुआ था। इसकी जगह किसी और चीज ने ले ली थी जो उसे संतुष्टि देती थी। आगे का रास्ता। जापानी जानते हैं कि स्थायी बदलाव आपके स्वभाव के साथ तालमेल बिठाने में होता है, उसके विरोध में नहीं। आप खुद पर विजय नहीं पा रहे हैं, आप अपनी कमजोरियों को नहीं हरा रहे हैं, आप अपने पहले से ज्यादा पूर्ण रूप में विकसित हो रहे हैं। आप जिस आदत को छोड़ना चाहते हैं वह आपकी दुश्मन नहीं है, यह एक शिक्षक है जो आपको दिखाता है कि आप अपने सच्चे स्व से कहां तालमेल बिठा पा रहे हैं।